वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें पहले जितना भी चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखी हैं वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर लिंक आपको मिलेंगे और वहां पर विजिट करके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। सो हमने वहां पर देखा था कि हम ये जो 10H2O है इसके बारे में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट जो है वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो यहाँ पर देखिए यही आपसे पॉइंट पूछा जा रहा है कि क्या लवण के जो क्रिस्टल होते हैं क्या वास्तव में शुष्क हैं। उसके अलावा क्रिस्टल आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भी देखे हैं जो कि कैसा रंग है उनका कलर जो है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। ये जो क्रिस्टल है या सॉल्ट है इनके कलर भी आपको याद रखने हैं जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है। XYZ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कि एक कंपाउंड एक यौगिक है X, उसकी अभिक्रिया Y से हुई, Z कंपाउंड Z जो है उत्पाद बना, बताइए XYZ क्या है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री से कवर किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ से क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, इसके लिए हम पहले क्रियाकलाप 2.15 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म करना है। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का रंग कैसा है, ब्लू है। जैसे हमने अभी बात की नीला रंग है, आपने देखा भी हुआ है। सो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप, CuSO4 5H2O। यहाँ पर 5H2O ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ। अब उसको हमें क्वथन नली में गर्म करना है। क्या होता है, गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग आपको देखना है और क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं, ये कहां से आई। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ऑनलाइन लैब के नाम से। वहां पर जाकर आप इस क्रियाकलाप को जो है देख सकते हो। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। उसके बाद फिर से प्रेक्षण कीजिए, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। तो आपको ये प्रेक्षण करना है और देखना है कि क्या गर्म करने के बाद क्या होता है और फिर उसमें पानी डाल दिया तो फिर से क्या हो। अभी हम इसमें रिएक्शन देखते हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास था क्वथन नली में कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसका रंग कैसा था, नीला। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पूरी अभिक्रिया, ठीक है, रंग कैसा है, नीला। हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद क्या हुआ, जो ये नीला रंग था वो कैसा हो गया, रंग बदलकर ये क्या हो गया, सफेद हो गया। सफेद क्यों हुआ, बूंदे कहां से आई पानी की। तो जो क्या होता है, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो जो इस फॉर्मूले के साथ, इस सूत्र के साथ जो ये 5 अणु है ना पानी के, ये 5 अणु भाप बन के बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही ये 5 अणु बाहर निकलते हैं, यही 5 अणु जो है आपको जो उसके साथ जो है जो जल की बूंदें हमें दिखाई देती हैं परखनली के साथ, इन अणुओं की ही दिखाई देती हैं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, जो ये क्रिस्टलन का जल है। ध्यान दीजिए, हम इसको क्या कह रहे हैं, क्रिस्टलन का जल। उसके बाद क्या होता है, जब ये क्रिस्टलन का जल निकल गया तो ये जो है इसका कलर बदल गया। यानी आप कह सकते हो कि जो नीला रंग था वो इस क्रिस्टलन के जल के कारण ही था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पानी उड़ जाता, लेकिन कलर नहीं बदलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कलर बदलेगा क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टलन का जल था वो निकल गया जिसके कारण कलर बदल गया। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। फिर क्या हुआ, इसके अंदर 2-3 बूंदे फिर से किसकी डाल दी, पानी की डाल दी, और फिर से क्या हुआ, फिर से इसका फॉर्मूला चेंज हो गया। और ये अपनी जो ज्योमेट्री है, आपको पता है क्रिस्टल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, उनकी अपनी शेप होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनकी एक पर्टिकुलर शेप आपको मिलेगी। सो यहाँ पर फिर से कॉपर सल्फेट जो है ये क्या बन गया, 5H2O, और इसका रंग वापिस आ जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा, फिर से नीला। सो ये कॉपर सल्फेट जो है ये हम इसको आर्द्र कॉपर सल्फेट कह सकते हैं, जिसके अंदर जो अणु हैं उनकी संख्या है पानी के अणुओं की, और ये संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे की, Na2CO3 इसके साथ कितने होंगे, 10H2O होते हैं। और इसके अलावा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फेरस सल्फेट वियोजन अभिक्रिया में, इसके साथ 7 वाटर जो है अणु, 7 अणु किसके होते हैं, पानी के होते हैं, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है।
आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको वहां भी ये चीज क्लियर की थी कि ये 7 जो है ये किस लिए है। यहाँ पर भी इसको गर्म करते थे तो इसका रंग पहले कैसा होता है, सफेद हो जाता है हरे से। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हो तो क्रिस्टल का रंग वापस आ जाता है। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप मार्क कर लीजिए कि लवण के एक सूत्र इकाई में, अब देखिए लवण का एक सूत्र, यही तो है लवण का एक सूत्र, कॉपर सल्फेट 5H2O, तो ये क्या है, लवण का एक सूत्र हो गया। एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु कितने हैं, 5 अणु हैं इसमें। अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो यही है क्रिस्टलन का जल, 5 अणु जो है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलन का जल है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित हैं और जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कॉपर सल्फेट 5H2। क्या आप बता सकते हैं Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं, तो बिल्कुल आर्द्र है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। अब हम इस लवण के उपयोगों के बारे में जो है उपयोगों पर ध्यान देते हैं। तो अब हम जिप्सम और पीओपी इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही जो है आप बिल्कुल इससे फेमिलियर हो कि पीओपी क्या होता है। बहुत बच्चों को जो है इसके यूजेस भी पता है कि पीओपी क्या होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें क्या है, हम यूजेस आगे देखेंगे। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट हम इसको कहेंगे, ये बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी अभी हमने ऊपर किसका फॉर्मूला पढ़ा, जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 एंड 2H2O, ये इसका क्रिस्टलन का जल है। अब आप इससे बिल्कुल फैमिलियर हो कि ये क्या है, 2H2O क्रिस्टलन का जल। तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। आप ये टेम्परेचर नोट कीजिए, ये टेम्परेचर मस्ट है, ठीक है। 373 केल्विन पर हम इसको गर्म करेंगे और ये क्या बनता है, CaSO4 हाफ H2O। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये हेमीहाइड्रेट बनता है और इसमें जो 1.5 जो वाटर का अणु है यहाँ पर पानी का, वो निकल जाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि पानी का हाफ अणु ये कैसे रह सकता है, ये 1.5 जो है अलग से कैसे रह सकता है। तो देखो बच्चों, ये केवल अभिक्रिया दिखाने के लिए है, इसके साथ हाफ जो अणु है पानी का वो अटैच नहीं रह सकता। यहाँ पर क्या होता है, हम इस अभिक्रिया को जो है बैलेंस करके इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के जो अणु हैं वो 1 वाटर जो अणु है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 दिखा रहे हैं तो इसीलिए हम इसको हाफ यानी हेमीहाइड्रेट करके लिखते हैं। बट एक्चुअल में जब ये एक पर्टिकुलर जो ज्योमेट्री होती है इनकी, जो इनके अरेंजमेंट्स होती है अणुओं की, उसमें जो 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु हैं वो जुड़े हुए होते हैं एक पानी के अणु के साथ। सो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया है। इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम कहते हैं और इसका उपयोग किसमें होता है, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर जो है वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर जो यहाँ पर पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक सफेद चूर्ण है, ठीक है, आपने देखा भी हुआ है। और जो जल में मिलाने पर यह फिर से क्या हो जाता है, ये ठोस बन जाता है। आप ध्यान दीजिए, जब हम जिप्सम से जो पीओपी है उसका निर्माण करते हैं यहाँ पर, तो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होना चाहिए 373 केल्विन। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल्ड हेयर। एंड जल में मिलाने पर क्या होगा, जैसे ही ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, फिर से अगर इसके अंदर हम जल डालते हैं तो ये दोबारा से क्या बन जाता है, ये दोबारा से जिप्सम तैयार हो जाता है। आपने देखा भी है कि जो पीओपी है उसको अगर हम कुछ टाइम छोड़ देते हैं नमी में तो वो बिल्कुल एकदम पत्थर जैसे जो है वो सेट हो जाता है।
जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, तो ये मैं आपकी क्वेरी पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जो है वो जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, यानी 2 कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग आपको पता है खिलौने बनाने में किया जाता है, सजावट का सामान या सतह जो हम घरों में दीवारों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, किसी भी और सतह को हम चिकना बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन जो बनते हैं वो भी जो है पीओपी के ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर बोन्स हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है उनको सेट करने के लिए। ठीक है, सो ये इसके उपयोग हैं। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट को पीओपी क्यों कहा जाता है। यहाँ पर हम एक और अभिक्रिया आपको बताते हैं कि अगर आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेट यानी पीओपी को अगर आप हीट करते हो, यहाँ पर इसको ऊष्मा देते हो, तो यहाँ पर ये जो है एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी इसका जो पानी है, हाफ जो जल है इसका, वो भी निकल जाएगा। और ये जो बनता है कैल्शियम सल्फेट केवल, इसको हम डेड प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड प्लास्टर। बर्न्ड प्लास्टर भी इसको हम कहते हैं। डेड बर्न्ड प्लास्टर आप कह सकते हो कि एक तरह से डेड हो गया है क्योंकि इसका पानी जो है यहाँ से निकल गया है। सो जिप्सम से पीओपी बनता है और पीओपी से ही जिप्सम बनता है। पहले जो जिप्सम है उसको हीट करके पीओपी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके अंदर दोबारा पानी डाल दे तो वो फिर से जिप्सम बन जाता है। और यही कारण है कि जो पीओपी है उसको एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उनके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे एक साथ, और उसके बाद आपका यहाँ पर सामूहिक क्रियाकलाप जो है वो गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन हम क्रियाकलाप देखेंगे वो हम देखेंगे सोडा आम्ल अग्निशामक तैयार करना। ये हम जो बेकिंग सोडा है हमने किया था उसमें देखा था कि किस प्रकार बेकिंग सोडे का प्रयोग सोडा आम्ल अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए जो अग्निशामक है उसमें जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी बेकिंग सोडा, उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है। सो यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया कैसे होती है वो हम देखेंगे। एक धावन बोतल में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का विलयन 20 ml विलयन लेना है और उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल वाली ज्वलन नली को धावन बोतल में लटकाइए। यानी क्या किया जाता है कि एक जो है एक बॉटल ले सकते हो आप, या जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें किस तरह की अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर NaHCO3 लिया जाता है और इसमें जो ऊपर है नोजल है वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, तन्यु सल्फ्यूरिक एसिड वो डाल दिया जाता है और धावन बोतल का मुंह बंद कर दीजिए। धावन बोतल को इस प्रकार से झुकाइए जिससे कि ज्वलन नली का अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन से क्या हो जाए, मिश्रित हो जाए। तो इसी तरह जब हम उसकी जरूरत होती है तो हम उसको दबाते हैं नोजल को, जिससे कि फिर गैस निकलती है। वो कैसे होता है कि जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जो है वहां से निकलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है उसके साथ मिक्सअप होता है और जिससे अभिक्रिया होती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ जो नोजल है उससे बुदबुदाहट बाहर आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह के अरेंजमेंट करके आप देख सकते हो। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ज्वलन नली ये है, धावन बोतल ये है और धागा से इसको जो लटकाया गया है। जब हम इसको हिलाते हैं तो क्या होता है कि ये जो अम्ल है ये इसके साथ अभिक्रिया करके और ये जो है गैस निकलेगी। और इस गैस का परीक्षण करने के लिए इस गैस को एक जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर आइए। जैसे ही आप इसको पास लेकर आओगे जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी और जो गैस जलती हुई चीजों को बुझाएगी वो कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा और साथ में क्या डाला है, अम्ल डाला है H2SO4। सो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहाँ पर तैयार होता है, साथ में पानी निकलेगा और साथ में निकलता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है सोडियम, यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 और 4, सो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
SO4 हमारा यहाँ पर एज इट इज है, इसको हम नहीं देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने हैं, 4 हो गए, और कार्बन भी हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 है, और जो है इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखिए 2 कार्बन हो गए, एंड 4 जो है 4 एंड ये हो गया 6। ओके, सो ये जो अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई है, संतुलित हो गई है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब देखिए इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने के काम आती है, और इसी प्रोसेस, यही कंसेप्ट है अग्निशामक जो काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो काम करता है, या आग बुझाने वाला यंत्र आप कह सकते हो। सो आई होप यहाँ पर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, चैप्टर क्लियर हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड हमारी लास्ट वीडियो थी। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ब्लू बॉक्स क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।